हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, और जो चैप्टर आज हम करेंगे उस चैप्टर का नाम है ये देखो, ये चैप्टर है हमारा द बॉल पोएम। तो आज मैं इसके नोट्स आपके सामने जो है वो आपको शो करूँगी और वो समझाऊँगी आपको। तो देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलता है। देखो, ये जो द बॉल पोएम, ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट, ये हमारी जो बुक है उसकी एक बहुत ही अच्छी पोएम है, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन बेरीमैन। तो इन्होंने इस पोएम में हमें क्या बताना चाहा है उसको हम जानते हैं अब। जॉन बेरीमैन, through his poem, The Ball Poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. अच्छा, ऐसी रियलिटी जो हमको जो हम सबको एक ना एक दिन फेस करनी ही है, वो है कि अपनी पोजेशंस को, अपने रिलेशंस को एक ना दिन हमको छोड़ना पड़ता है। एक ना एक दिन वो हमसे छूट जाते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास फ्रेंड्स हैं, एक ना एक दिन सब लोग हमसे दूर हो जाएंगे। हमारी फैमिली में भी अगर फैमिली में, रिलेशन में किसी की डेथ हो जाती है, तो अब डेथ किसी की अगर हो गई, कोई चला गया, तो क्या हम उसको फिर से पा सकते हैं? क्या हम उनको फिर से अपने पास बुला सकते हैं? तो इस दुनिया में ऐसा बोलते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, मनी है सो यू हैव एवरीथिंग, इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय एनीथिंग दैट यू वांट। बट द बिगेस्ट थिंग इज़ रिलेशन, द बिगेस्ट थिंग इज़ फैमिली, द बिगेस्ट थिंग इज़ योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर एवरीबडी whom you love. नो, क्या ये सब चीज़ें आपकी पैसों से आ सकती हैं? इस दुनिया में बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो पैसों से आ सकती हैं। अगर आज आपको गोल्ड ख़रीदना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपको आज 5 स्टार होटल में खाना खाने जाना है तो पैसा होना चाहिए। अगर आज आपको खूब बड़ा आलीशान मकान बनाना है तो पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने रिलेशंस को बरकरार रखना है, अपनी फैमिली को प्यार देना है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। फॉर दैट यू ओनली नीड इज़ इमोशंस, यू ओनली रिक्वायर्ड इज़ हार्ट। दिल है, इमोशंस है। अगर आपके पास अपनी फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, तो वो सभी आपकी रियल चीज़ें, आपकी रियल पोजेशंस हैं, और उनको जीतना है, उनको हासिल करना है। तो पैसा नहीं, बल्कि यू नीड इमोशंस, यू नीड अ गुड हार्ट फॉर दैट। So he has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of the life. अब होता क्या है ना कि this is a universal truth that what you have today will someday will come to an end. This earth will also come to an end. This human being will also come to an end. मतलब किसी न हर चीज़ का किसी न किसी दिन एंड होना है। सो एक ऐसा ट्रूथ है जिसको नहीं बदला जा सकता, which cannot be ever changed, which I cannot change, which money cannot change, which king cannot change, which a poor man cannot change. राजा हुए बहुत सारे साम्राज्य बनाए उन्होंने, बहुत सारे साम्राज्य स्थापित की, बहुत बदलाव लाए, लेकिन क्या वो ये बदलाव ला पाए कि ये जो हमारे मनुष्य है, जो इंसान है, अगर ये एक बार चला जाता है तो फिर से उसको ला सकें वो? अगर राजा जी की मम्मी चली गई, राजा जी की वाइफ चली गई, उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई, अगर राजा जी के फादर चले गए, पिताजी चले गए, तो क्या उन्होंने पैसों से या अपने अपने रूल से उन सबको भी भगवान से छीन लिया कि नहीं, मुझे तो ये सब चाहिए जो आपने ले लिए, आपने मेरे से मेरे ये सारे फैमिली के लोग ले लिए, मुझे ये दो, मुझे तो चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है? तो ऐसा नहीं हो सकता। राजा हो या रंक हो, गरीब इंसान भी हो, कोई भी, ये जो हमारा एक लाइफ प्रोसेस है ना, कि जो लोग आए हैं इस दुनिया में वो एक ना एक दिन जाएंगे ही। चाहे वो इस दुनिया में कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, उसका एक ना एक दिन तो एंड होना ही है। तो इस चीज़ को तो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता है। तो हमारे हाथ में क्या है? हम इतने बड़े दुख को देखो, ज़िंदगी में, लाइफ में, अगर आपको भगवान ने, गॉड ने लाइफ दी है, वो भी ह्यूमन बीइंग की दी है, तो कैसे
आप इस चीज़ को कोप अप करोगे, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग में ऐसा कहता है कि बहुत बड़ा दिल होता है। एक एनिमल है तो वो अपने लिए जीता है, अगर उसकी कोई पोजेशन, उसकी कोई चीज़ उससे चली जाती है ना दूर, तो हाँ वो बहुत दुखी होता है। एनिमल्स बहुत दुखी होते हैं, दे हैव दिस सेंस, डॉग्स स्पेशली हैव दिस सेंस कि हमारी कोई चीज़ हमसे दूर गई है, लेकिन एक ना एक दिन में वो सब भूल जाते हैं। लेकिन हमारे पे वो एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डाल के जाता है। कोई हमारा अपना जब दूर चला जाता है तो वो हम पे एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डालता है, हम उसको सालों साल तक याद करते रहते हैं। तो इतने बड़े दुख से, एक लाइफ चेंजिंग दुख होता है ये, कि जो कल तक आपके साथ था वो आज आपसे दूर चला गया और आज के बाद वो आपको कभी नहीं दिख सकता। तो इतने बड़े दुख को कोप अप करना, इतने बड़े दुख से बाहर निकलना ही आसान नहीं है। तो पोएट ने एक बहुत ही हार्ट टचिंग टॉपिक लिया है। हर कोई टॉपिक क्या लेता है ना, पोएट की बहुत सारे अच्छी अच्छी पोएम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मैंने पोएम्स जो पढ़ी हैं अभी तक, उनमें इतना हार्ट टचिंग टॉपिक नहीं लिया गया। सब में टॉपिक लिया गया है कि हाउ टू चूज़ योर कैरियर, दैट इज़ द रोड नॉट टेकन। तो वो एक बहुत ही अच्छी पोएम है। बहुत डिफरेंट पोएम्स है, डिफरेंट चीज़ें सिखाती है, और वैसे ये पोएम एक बहुत ही यूनिक चीज़ सिखाती है, हाउ टू कोप अप विद द लॉस विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लॉस तो होगा, लेकिन उस लॉस से कैसे कोप अप करना है वो देखने वाले हैं हम इस पोएम में। ठीक है। समरी, दिस पोएम बाय जॉन बेरेमन, तो पोएट का नाम ध्यान रखेंगे, जॉन बेरेमन, इज अबाउट लॉसिंग समथिंग दैट यू लव। तो हम जिस चीज़ को बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, उस चीज़ को खो देने का गम है ना। और फिर उस चीज़ को खो देने के बाद अपने में इतना स्ट्रेंथ लाना, अपने में ये हिम्मत लाना कि नहीं, अब मैं तो आगे बढ़ूँगा, मेरी जो लाइफ है वो नहीं रुकेगी, आई विल मूव फॉरवर्ड। तो ये जो चीज़ है ना, कि कैसे दुख को सह करके आगे बढ़ने की हमें क्षमता आती है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे मुझे रामायण का एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। जब जो सीता जी, उनको वनवास पे भेजा जा रहा था ना, जो विलेजर्स चाहते थे कि नहीं, सीता जी जो है शी शुड गो फॉर एन एग्जाइल, उनको एग्जाइल के लिए, वनवास के लिए चले जाना चाहिए। तो उस समय पर दैट नाइट जब वो जा रही थी, वो रात में चली गई थी, सुबह तो वो मिली नहीं थी। सो राम जी यही बोलते हैं, या उनके मतलब वो किसी को नहीं बता के जाती हैं कि वो जा रही हैं, ये केवल राम जी को पता होता है, लक्ष्मण जी को पता होता है। तो राम जी ये कहते हैं, ही वॉज अ गॉड, एक भगवान थे वो, और वो इंसान का जब रूप लेकर के इस धरती पे आते हैं, तो वो यही कहते हैं उस समय पर कि इस इंसान को हार्ट यानी दिल देने नहीं चाहिए था, इस इंसान को, इस ह्यूमन बीइंग को दिल नहीं देना चाहिए था, बिकॉज दिस हार्ट हैज़ इमोशंस, इट हैज़ दिस सेंस ऑफ लॉस एंड गेन। अगर आपको कोई चीज़ मिलता है, अगर आप पढ़ लिख के आ रहे हो, 5 साल बाद अपने घर आ रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर से मिल रहे हो, सो दैट हैप्पीनेस वुड बी ग्रेट, इट वुड टच द स्काई, इतनी ज़्यादा खुशी होगी वो, है ना। मतलब आप उस समय भी खुशी से रोएंगे, लेकिन जब आप फिर से पढ़ने के लिए चले जाएंगे, 2-4 दिन के लिए आए और अपने फिर से हॉस्टल जा रहे हैं, तो आप, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, या वहाँ पे जो आपके रिलेटिव्स हैं, या जो आपके वहाँ पे फ्रेंड्स रहते हैं, वो सब लोग, दे वुड बी वेरी सैड एट दैट टाइम। सो दिस इज़ व्हाट द ह्यूमन हार्ट इज़। ये बहुत जल्दी दुखी और बहुत जल्दी बहुत खुश हो जाता है। सो ऐसा होता है, राइट। और इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि ये तो देखो, 2 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद चले गए, और फिर 2 दिन बाद आओगे, मिलते रहोगे अपने पेरेंट्स से, सबसे मिलते रहोगे। ये तो ऐसा है ना कि हम दूर हैं, लेकिन हम चाहें तो पास जा सकते हैं। आप हॉस्टल हो तो चाहो तो किसी इमरजेंसी में अपने घर आ सकते हो। हॉस्टल में मन नहीं लग रहा, आ गए घर पे, मम्मी से बात कर ली, फ़ोन कर लिया, पापा से बात कर ली, फ्रेंड्स हैं जो आपके अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं स्कूल टाइम के, उनसे बात कर ली, उनसे आपका मन बहल गया, किसी रिलेटिव से बात कर ली। लेकिन जब कोई आपका ऐसा पोजीशन, आपकी कोई ऐसी चीज़, आपकी फैमिली मेम्बर, वो कोई भी हो सकता है ना, जब वो हमेशा के लिए इस दुनिया से अगर चले जाते हैं, यानी कि अब आज के बाद आप उन्हें कभी नहीं देख सकते, उनसे कभी बात नहीं कर सकते, तो उस सैडनेस, उस दुख को कैसे ख़त्म किया जाए, वो एक फीलिंग आना कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बट लाइफ जो है, इट इज़ नॉट द
बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पे हमेशा रोजेस ही नहीं खिलते हैं, दुख आते हैं, बट वी नीड टू कोप अप दैट सैडनेस, वी नीड टू कोप अप दैट दुख, एंड उसको आगे बढ़ने की, आगे ले चलने की ज़रूरत होती है ना। सो अब यहाँ पे देखो क्या है, it is about a little boy who for the first time in his young life is learning what it is like to experience a grief at the loss of much beloved possessions, his ball। अब यहाँ पे देखो होता क्या है ना कि पोएट जो लोग होते हैं ना, पोएट लोग जो होते हैं, इनका बड़ा तेज़ दिमाग चलता है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये उसको पोएम की फॉर्म में या एक कहानी की फॉर्म में, कहानी तो इट इज़ मच ईजियर, बट पोएम्स गागर में सागर होती हैं, छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं। तो पोएट जो लोग होते हैं ना, जो पोएम्स लिखते हैं, इनका बड़ा शार्प माइंड होता है, किसी छोटे से एक्सपीरियंस को भी एक बहुत ही मीनिंगफुल वे में लिखना जानते हैं। अब आपने भी 10 बार देखा होगा कि यार पार्क में गए, बेंच में बैठे हो आप, और आपने देखा कि एक बच्चा है, उस बच्चे की बॉल थी, वो नाली में चली गई, वो गड्ढे में चली गई, और वो बच्चा रो रहा है, मम्मी से ज़िद कर रहा है, मम्मी मेरी बॉल निकाल दो। मम्मी कह रही बेटा नहीं आ सकती वो बॉल, अब तो नाले में गई, पानी में गई या गड्ढे में गई। तो आप लोग देख के ठीक है यार, आज मतलब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, बॉल इज़ वर्थलेस थिंग, आप बोलो तो 10 रुपये की आती है, ऐसी चौराहे में मिल जाती है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पोएट ने इसको भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस के तौर पे लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो पोएट, इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है, इसकी जो बॉल है वो उससे खो जाती है, और मे बी ये बॉल इसकी फ़र्स्ट बॉल हो, क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है, तो मे बी ये उसको किसी ने गिफ्ट की हो, उसके पेरेंट्स ने गिफ्ट की हो, और इस बॉल से जो उसका अटैचमेंट हो किसी दूसरे बॉल से ना हो। मे बी वो इस बॉल को अपने रूम में एक बेस्ट प्लेस पे सजा के रखता हो, मे बी वो अपनी इस बॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हो, जब वो अकेला होता हो तो उससे बाउंस करके खेलता हो, मे बी वो बॉल जो उसकी फेवरेट बॉल हो सकती है फॉर एनी रीज़न। और अब वो बॉल तो गई, कहाँ चली गई, पानी में चली गई, गई ख़त्म हो गई, बेकार हो गई, वो बॉल तो पानी में गई, वो मिल तो सकती नहीं बच्चे को। तो वो बच्चा बहुत दुखी है, और पोएट हमारे गार्डन में कहीं बेंच पे बैठे हुए हैं, है ना। अब जो ये बच्चा है, ये बच्चे का पूरा उस समय पे रिएक्शन क्या होता है ना, कि जब वो बॉल पानी में जाती तो वो बच्चा क्या फील करता है, उसकी आंखों के पीछे क्या दुख होता है, उसको पोएट ने यहाँ पे बताया है हमको। ठीक है, तो लेट्स सी, है ना। टू अस द लॉस ऑफ द बॉल इज ऑफ माइनर कॉन्सिक्वेंस, बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, बॉल ही तो है ना, 5 रुपये 10 रुपये, इससे ज़्यादा की नहीं आती, है ना। आप बताइए, आपने अपनी लाइफ में 10 बॉल खरीदी होंगी, 10 बॉल खोई होंगी, तो बॉल एक बहुत छोटी सी चीज़ है, एंड आवर रिएक्शन इज टू इट इज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब अगर आपकी पोइट की जगह कोई और होता, मान लो हम ही होते, मैं ही होती, मैं बैठी होती वहाँ पे बेंच पे, और मान लो किसी बच्चे की बॉल चली जाती, बच्चा बहुत तेज रो रहा होता, तो मैं वहाँ पे जाके कहती अरे बेटा ऐसे रोते नहीं है, बहुत सारी बॉल्स है, नई बॉल खरीद लेना, बॉल्स तो आती हैं जाती हैं, है ना। और ये कह कर के होता क्या, बच्चा थोड़ा दुखी होता और फिर मैं उसको नई बॉल दिला देती, वो खुश हो जाता। अब यहाँ पर जो मैंने गलती करी ना, वो ये गलती करी कि जब, या कोई भी इंसान वो यही गलती करता है कि जब हम बहुत छोटे स्टेज में होते हैं और जब पहली बार हम किसी चीज़ को खोते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है उस चीज़ को खोने का। हमारी लाइफ की पहली चीज़, वो कोई बॉल हो सकती है, और वो कोई डॉल हो सकती है किसी बच्चे की, वो किसी बच्चे की कोई फेवरेट क्लॉथ हो सकता है, वो किसी बच्चे का कुछ भी फेवरेट चीज़ हो सकती है। वो जब पहली बार खोती है ना, तो उसी समय पर अगर कोई पेरेंट, अगर कोई सिस्टर, अगर कोई ब्रदर अपने छोटे बच्चे भाई बहन को या अपने चाइल्ड को ये कह दे कि नहीं बेटा, नहीं भाई बहन रोते नहीं हैं, ये तो छोटी सी चीज़ है फिर आ जाएगी, तो यहाँ पे हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे जो उसको हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहते थे, हम ये सिखाना चाहते थे कि जो चीज़ तुम्हारी खोई है ना, उसके लिए तुम दुख तो होगा, लेकिन उस दुख से कैसे कोप अप करा जाए, कैसे उस दुख को बियर किया जाए, उस दुख को सहन किया जाए, तो वो चीज़ हम सिखा देते उसको, अगर हमने उसको वो दूसरी चीज़ ना दिला दी होती उसके बदले में। उसका हमने रोना शांत करवाने के लिए उसको दूसरी चीज़ तो दिला दी, लेकिन वहाँ पे हमने जो उसका सेंस ऑफ बियरिंग द लॉस, कि अब तुमने अपनी चीज़ को खोया है, तुम उस लॉस को बियर करना सीखो, तो वो हम नहीं सिखा पाए उसको।
अगर उसी स्टेज में हम किसी को ये सिखा दें कि तुम्हारा जो लाइफ में लॉस है वो ज़िंदगी भर चलता रहता है, वो लॉस जब छोटे होते हो तो बॉल्स का होता है, जब थोड़े बड़े होते हो तो अपने क्लासमेट से दूर होते जाते हो, फिर अपने पेरेंट्स से दूर होकर हॉस्टल चले जाते हो पढ़ने के लिए। एक टाइम बाद आता है जब हमारे फैमिली के मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जान पहचान के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, और उस समय पे मनी कैन नॉट give us those relations back. It cannot again gives us those family members which we have lost. गॉड यहाँ पे शॉपकीपर नहीं है, दुकानदार नहीं है कि भाई तुम उसको पैसे दोगे और वो जो तुमसे लिया है तुमको दे देगा। नो, वो जो एक बार ले लेता है वो ले लेता है। एंड इस समय पे मनी डजेंट प्ले एनी गेम, मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज वेस्ट इन दिस केस। तो पैसा बहुत कुछ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, दुनिया में बहुत से काम पैसों से होते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा काम, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ हमें पैसों से नहीं मिलती है, और वो चीज़ है हमारी फैमिली। एक बार हमारी फैमिली चली जाती है, कहीं पर भी हमसे दूर हो जाती है, तो हम कितना भी पैसा छोक दें, कितना भी करोड़ों पैसा देख लें, छोक दें, नहीं हम ला सकते उन रिलेशंस को। कितने ही मैंने बहुत ही ऐसे लोग देखे हैं जो करोड़पति हैं, पैसा ऐसे बह रहा है पूछो मत, लेकिन अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, अपने कोई भी रिश्तेदार में कोई चला गया ना, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो भी ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे मतलब वही रिलेटिव चाहिए, फिर से मुझे वही मेंबर चाहिए अपने परिवार का, फिर से भगवान मुझे ये तू दे दे, पैसे ले ले जितने चाहिए। सो पैसों से यहाँ पे खेल नहीं चलता है ना। सो अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. Money is external. It cannot buy back our love nor replace the thing that we love. The things that really matter. Ball एक बहुत छोटी चीज़ है. It doesn't really matter. But what really matters to us cannot be purchased with money if it once get lost. एक बार कुछ चला गया हमारी ज़िंदगी में जो हमें बहुत मायने रखता है, हमारी फैमिली मेम्बर, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, और वो जाने के बाद पैसा जो है वो वेस्ट है, क्योंकि उस पैसे से आप उनको नहीं खरीद सकते हो। आप उस पैसे से हज़ारों चीज़ें खरीद सकते हो, आप सोना, चांदी, डायमंड, आप उस पैसे से जो चाहो वो खरीद लो, उस दुनिया में जितना सब कुछ है वो खरीद लो, उस दुनिया को खरीद लो, लेकिन जिसको आपने खोया है, जिससे आप बेहद प्यार करते थे, जिसकी आप बेहद केयर करते थे, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा प्यारा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, करते थे, फिर से वो आपको मिल जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन दिस पोएम द बॉयज़ बॉल personifies his young days and happiness. वो बॉय की जो बॉल है ना, उस बॉल को बच्चा बहुत प्यार करता था, ही लव्स दैट बॉल। ठीक है, वो छोटा बच्चा है, उसके लिए बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉल है ना, बेसिकली क्या पर्सोनिफाई कर रही है, व्हाट दिस बॉल पर्सोनिफाइज? दिस बॉल पर्सोनिफाइज हिज यंग डेज एंड हैप्पी इनोसेंस। देखो यहाँ पे इस पोएम के ना दो एस्पेक्ट्स आते हैं, लेट मी टेल यू दिस थिंग, ठीक है। तो कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है कि दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये एस्पेक्ट होता है इनोसेंस का, ओहो सॉरी मेरी डेस्क है ना थोड़ी लोड़ा करिए आज, यस। एक तो जो हमारा क्या कहते हैं एस्पेक्ट आता है ऑफ इनोसेंस, है ना, और द अदर एस्पेक्ट इन द पोएम इज़ ऑफ लॉसिंग द पोजेशंस। लॉसिंग द पोजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अदर एस्पेक्ट इज़ जब हम छोटे होते हैं, हमारी इनोसेंस, हमारा जो बचपना है ना वो भरा होता है, लेकिन हमारे फैमिली के, हमारे रिलेटिव्स के, हमारे टीचर्स के टोकने से, रोकने से वो बचपना, वो इनोसेंस ख़त्म होता जाता है एंड हम मैच्योर होते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, है ना। सो पीपल आर टेकिंग द बॉल्स, दीज बॉल्स आर द इनोसेंस हेयर, द हैप्पीनेस ऑफ अ चाइल्ड। तो लोग हमसे वो खुशी हमारे बचपन की लेते जाते हैं, वो हमसे हमारा इनोसेंस लेते जाते हैं, है ना। हमें एक मैच्योर, एक वेल डिज़ाइंड, एक वेल मैनर्ड पर्सन बना के छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा बचपना, हमारी शरारत, वो सब ख़त्म हो जाती है, वो सब कहीं ना कहीं खो जाती है। सो यहाँ पे एक मीनिंग हल्का सा इन्होंने ये भी बताया है एक जगह पर, बट पूरी पोएम में जो आपको लर्न करना है ना, मीनिंग जो आपको लर्न करना है ना, वो यही है कि हाउ टू कोप अप विद द लॉस, हाउ टू कोप अप विद द लॉस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये पोएट ने समझाई हैं कुछ चीज़ें,
हाँ, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है. So, but despite this, you have to learn to stand up. Now, when you lost something, so you don't have to sit and you don't have to cry every time and every day. You have to stand up, है ना, to be strong and to get on with your life. ज़िंदगी एक जगह नहीं रुकती है. ज़िंदगी एक जगह अगर कहीं रुक जाती ना, अगर कहीं एक जगह ज़िंदगी रुक जाती तो नया सवेरा नहीं आता, और अगर नया सवेरा आता भी तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती. इसलिए आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बहुत ज़रूरी है आपके लिए. इसलिए जो बुरा होता है ज़िंदगी में, उस सब को छोड़ कर के आपको आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए. और आप बढ़ सकते हो, क्योंकि जो चला गया वो नहीं आ सकता. लेकिन अभी आपके पास क्या है? अभी आपके पास आप खुद हो. अभी आपके पास अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि मुझे मेरे को आगे बढ़ाना है. मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स चाहते थे कि मैं ऐसा इंसान बनूं जो अब नहीं रही शायद. तो मैं ऐसा ही इंसान बनूंगा जिसे जहाँ पे भी वो हैं वो खुश रहें, और मैं भी अपने को खुश देख सकूं, मैं अपने को भी ऊंचाइयों पर देख सकूं. अगर ज़िंदगी एक जगह पे रुक गई होती, अगर ज़िंदगी एक जगह पे स्टॉप हो जाती ना, तो हर दिन जो आपके नए प्लान्स हैं वो नहीं आते. और अगर ज़िंदगी एक जगह रुक जाती तो हमें भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ती, गॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती. गॉड यूज़लेस हो जाते, क्योंकि गॉड जो है उनकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है? हर दिन नए नए मैटर्स को सॉल्व करने के लिए. अब ज़िंदगी तो वहीं रुक गई है, तो हमें भगवान की ज़रूरत ही क्या है? तो भगवान की, गॉड की ज़रूरत, भगवान का हम पर हाथ तब तक है जब तक हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं. एक बहुत अच्छा सा मुझे इंसिडेंट्स याद आता है. एक स्टोरी हो सकती है या कुछ भी बात हो सकती है वो, कि एक गुरु होता है और एक उनका स्टूडेंट होता है. तो स्टूडेंट के घर में कोई दुर्घटना हुई होती है, कोई बुरा हुआ होता है ना, कोई डेथ वेथ हुई होती है. तो वो आता है, कहता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि जो सब मैं था वो मेरे अपनी माता, अपने पिता की वजह से था, जो नहीं रहे. अब मेरी लाइफ में होने का, कुछ करने का मतलब नहीं, मैं करके करूँगा क्या, है ना. वो थे तो मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे पास पैसा था, सब था, और अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं आएगा. पापा कमाते थे, जो कमाते थे वो मैं यूज़ करता था. अब कोई है नहीं तो मैं क्या करूँ, वेस्ट है मेरा लाइफ, है ना. और मुझे कुछ मैं कर भी लूँगा, मैं खुश नहीं रहूँगा, सफलता नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि वही थे जिनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से मुझे सफलता मिलती थी, ये सब कुछ. तो गुरु कहता है कि तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत बुरी थी और अब तुम्हारे साथ जो हुआ है वो कभी सही नहीं हो सकता, कभी भी अब तुम उस दुख से नहीं निकल सकते, अब तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है. ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें जो भगवान है वो जीते जी मार रहा है, ऐसा क्यों सोचते हो. तो वो कहते हैं गुरु जी कि अगर तुम ये सोचते हो ना कि किस्मत में क्या लिखा है, आगे क्या पता, मैं कुछ करूँ ना करूँ, कोई कर्म करूँ ना करूँ, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तो क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि कर्म करो तभी तुम्हें कुछ मिलेगा. क्योंकि तुम चाहते हो ना तुम्हें खुशी मिले, तो तुम कर्म करो उसके लिए. और कर्म करने से क्या पता तुम्हारी किस्मत में लिखा हो कि कर्म करने से ही मिलेगा. तो आगे बढ़ते तो रहना ही चाहिए, चाहे कितनी भी एडवर्सिटीज़ हो लाइफ में, कितनी भी दुख परेशानियाँ, आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए. ठीक है. अब देखो मैं पोएम को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना मैं तुमको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ. डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक सेकेंड. अरे क्या हो गया, एक सेकेंड. यस, यहाँ पे देखो. व्हाट इज, इस स्टैंजा को मैं समझा रही हूँ अभी. दिस होल स्टैंजा. यस. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water.
Merrily over there it is in the water, merrily, cheerfully bouncing, jumping up and down. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी सी ये जो स्टेंजा है. हाँ, ये पता नहीं क्यों स्टेंजा थोड़ा बदला हुआ सा है. जो स्टेंजा है वो ये है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल्स, what is he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. ठीक है, यहाँ तक है. ये पता नहीं उन्होंने क्या ऐड कर दिया है. ये जो दो लाइंस हैं मैं बता देती हूँ आपको, एकदम बेकार लाइंस है, कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है, ये दो बेकार लाइंस बस. So, what is the boy now who has lost his balls? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and merrily over there it is in the water. यहाँ पे the poet is talking about a boy who has lost his ball. यहाँ पे इस बच्चे की बॉल खो गई है ना. What is the boy now who has lost his ball? उसकी बॉल खो गई है. He want to know about him. अब पोएट जानना चाहते हैं कि बच्चा अब क्या कर रहा है, बॉल खो गई है उसकी. And his reaction because he has lost his ball. Further, he asked himself what the boy would do after losing his ball. यहाँ पे पोएट अपने आप में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है. The poet has seen the ball going away from the boy. तो पोएट कहते हैं कि मैंने देखा था कि वो जो बॉल है उस बच्चे से कैसे दूर जाती है. कैसे जाती है देखो, इन दो लाइन्स में बहुत अच्छे से बताया गया है. merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अच्छा, merrily का मतलब होता है खुशी खुशी से. अब खुशी खुशी से जंप करते करते वो बॉल पानी में गिर जाती है. मुझे एक बात बताओ, क्या बॉल खुशी खुशी से जंप कर सकती है? क्या बॉल लिविंग थिंग है? क्या बॉल ह्यूमन बीइंग है? नहीं ना. सो हाउ कैन वी से दैट बॉल वॉज हैप्पी? सो दिस इज अ वे ऑफ स्पीकिंग, अ वे ऑफ conveying the message in the poems. The poet used these kinds of poetic devices. तो ये poetic device and the name of the poetic device here is see. It is personification. तो यहाँ पे merrily bouncing ये personification है. merrily bouncing personification क्यों है? merrily bouncing personification इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक नॉन एनिमेटेड थिंग को एक एनिमेटेड थिंग से कंपेयर किया जा रहा है. एक ह्यूमन बीइंग को नॉन ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया जा रहा है. एक ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक अनएनिमेटेड चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है. तो बॉल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड ह्यूमन बीइंग जो है उसकी क्वालिटीज़ को यहाँ पे बॉल की क्वालिटीज़ से रखा जा रहा है. सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. ठीक है, देन यहाँ पे देखो, he says that the ball was cheerfully jumping and up and down in the street. This means that when the ball skipped from boy's hand it went into the street and later on it fell into the nearby river. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये merrily bouncing का मतलब है कि वो कूदते कूदते बॉल पानी में गिर जाती है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस देखो. जो लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको बताया वो यहाँ पे ऑल तो मेंशन नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, तो आपको लिखनी है. ओके, मैंने बोला है तो आप लिखोगे. सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो है एनाफोरा. एनाफोरा देखो कहाँ पे होता है. एनाफोरा होता है किसी भी किसी भी वर्ड का दो या दो से ज़्यादा लाइंस में रिपीटेशन होना. जैसे कि यहाँ पे देखो, what is boy now who has lost his ball, what is he to do, I saw it go. तो यहाँ पे आप देखो, अगर नोटिस करो, अगर ये मैं इसको ऐसे ही बता देती हूँ, दिक्कत नहीं है. ओहो, नहीं हो क्या. यहाँ पे देखो, ये जो वॉट है ये दो बार रिपीट हो रहा है दो लाइंस में. तो दो लाइंस में जब किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एकदम पास वाली लाइंस होनी चाहिए, बिल्कुल नियर बाय लाइंस होनी चाहिए. तो एडजेसेंट लाइंस में जब किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है, किसी फ्रेज का रिपीटेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे जो ये हो रहा है ना रिपीटेशन, मुझे ना इरेज करना भी नहीं आता.
यहाँ पे देखो रिपीटेशन, एक और रिपीटेशन है यहाँ पे, वॉट सेम लाइन में भी रिपीट हो रहा है। तो जब वॉट सेम लाइन में रिपीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिपीटेशन, और वॉट जब दो अलग अलग लाइन्स में रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनाफोरा। मैं इनकी एक डिफरेंट अलग क्लास भी लूँगी, चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल ऑब्वियसली टेक योर क्लासेस फॉर दैट, है ना, फॉर लिटरेरी डिवाइसेस। एजोनेंस है यहाँ पे, यानी कि जब भी कोई वोवल रिपीट हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाली लाइन है ना, वॉट इज़ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो यहाँ पे देखो ओ बहुत बार रिपीट हो रहा है, ओ की साउंड बहुत बार रिपीट हो रही है, वॉट में ओ की साउंड रिपीट हो रही है, बॉय में तो ओ है ही, नाउ में भी ओ की आ रही है, हु में भी ओ की आ रही है, लॉस्ट में भी ओ की आ रही है, बॉल में भी ओ की आ रही है। तो मतलब एक वोवल की जो साउंड है वो बार बार रिपीट होती जा रही है। इमेजरी है, इमेजरी यानी कि मैंने ऐसा आपको बताया, मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल्दो मैं ना इनकी बिल्कुल डिफरेंट क्लास लेना चाहती थी, बट आई डोंट लाइक टू स्किप एनीथिंग, दैट इज़ वाई मैं क्लास के बीच में भी आपको समझा रही हूँ पोएटिक डिवाइसेस। देखो जैसे मैंने बोला कि पता है कल जब मैं जा रही थी तो एक साइकिल थी जो लड़खड़ाती लड़खड़ाती गिर गई। अब एक साइकिल लड़खड़ाती लड़खड़ाती गिर गई, जैसे मैंने उसको डिस्क्राइब किया वैसे ही आपके विजुलाइज हो गई ना वो इमेज दिमाग में। या मैंने कहा आपसे कि कल एक बॉल थी जो कूदते कूदते वो मेरे पैरों पे आके गिर गई, मेरे बहुत तेज़ लग गई, तो वो आपके विजुलाइज हो गई ना इमेज की, वो बॉल कैसे कूदते कूदते आई होगी और मेरे पैरों पे गिर गई। तो जब कोई चीज़ आपको ऐसे बताई जा रही हो कि आप उसे विजुअलाइज कर लो तो उसे हम बोलते हैं इमेजरी। रेपिटेशन देखो, रेपिटेशन यहाँ पे वॉट का रेपिटेशन हो रहा है, देखो इधर इस वाली लाइन में, सो इन दिस लाइन यू कैन सी कि वॉट एक ही लाइन में रिपीट हो रहा है। तो जब दो शब्द एक ही लाइन में रिपीट हो रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेपिटेशन कहते हैं। सो यहाँ पे सीन दिखाया गया है आपको, इजी सा सिंपल सा, एक सेकेंड, कि ये जो बॉय है इसकी जो बॉल है वो हो गई है, ये बॉय बच्चा है, बॉय है, और ये बॉल है पानी में चली गई है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। मैं ये वाला स्टैंडर्ड समझा रही हूँ तो मैं इसको भी आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यस, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉक्स, तो ये कहने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं कि यार दुनिया में बहुत सारी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। ट्रेम्बलिंग यानी कि उसके पैर काँप रहे हैं, स्टैंड रिजिड एकदम ऐसे खड़ा हुआ है सख्ती से, लेकिन फिर भी उसके पैरों में शेकिंग हो रही है। स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे देख रहा है जहाँ उसकी बॉल गई है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, जो सारी उसकी पुरानी यादें थी वो पानी में बह जाती हैं उस बॉल के साथ साथ। वेयर हिज बॉल वेंट, आई वॉन्ट, हार्बर क्या होता है, रिवर हो सकती है, कोई भी वाटर बॉडी, ठीक है। तो अब देखो वैसे ना एक क्वेश्चन आया था अभी, मैंने जब नोट्स बना रही थी आपके, तो एक क्वेश्चन था उसमें कि वेयर द बॉल वेंट, इनटू पॉन्ड, इनटू रिवर, इनटू हार्बर, बहुत 4 ऑप्शन थे, तो आपको हार्बर ही लिखना है, ठीक है। देखो क्लास 10th का ना एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि बुक की लाइंस आपको रट जानी चाहिए, इतनी बार पढ़ना है आपको चीज़ों को, सो दैट जब भी आप MCQs करें तो लाइन में क्वेश्चन कहीं से भी हो आप उसको सॉल्व कर पाए, है ना। A dime another ball is worthless, now he senses the first responsibility। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं, it says that there is no benefit of consoling यानी कि सांत्वना देना, sympathy देना the boy by saying that he will get another ball। तो ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि उस बच्चे को दूसरी बॉल भी मिल जाएगी, बिकॉज ही हैज़ अदर बॉल्स टू, बच्चे के पास और बॉल्स भी होंगी, लेकिन जो कनेक्शन उसको उस बॉल से था वो दूसरी बॉल से नहीं है। और अगर आपने उसको दूसरी बॉल उस समय पे दे दी, उसका मन बहला दिया कि नहीं बॉल के लिए थोड़ी ना रोते, छोटी सी चीज़ है, तो वो जो उसमें रिस्पॉन्स, वो एक सेंस ऑफ बियरिंग द लॉस आने वाला था तो वो ख़त्म ही हो गया, उसको दूसरी बॉल मिल गई। अब वो सोचेगा, हाँ ऑब्वियसली उस बॉल के बारे में ऑब्वियसली वो सोचेगा, लेकिन वो 2 मिनट में भूल जाएगा, है ना। ही सेज सो बिकॉज द बॉय इज़ फीलिंग वेरी सैड, है ना।
ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सोरोज। अब यहाँ पे देखा जाए तो बच्चा बहुत दुखी और सारे चारों तरफ उसको नेगेटिविटी फील हो रही है। ही इज़ सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन इन द हार्बर विद द बॉल। पानी वही मतलब पानी में बही बॉल और सारी उस बॉल के साथ मेमोरीज भी उसकी पानी में बह गई। Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories of the times when he owned it. This loss is unbearable for him. छोटी सी चीज़ है लेकिन छोटा बच्चा है तो उसके लिए वही लॉस बहुत बड़ा है। And he is grief stricken, यानी दुख से घिर गया है वो। ठीक है। The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball. He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. Further, the poet says that the time has come the boy to learn the responsibility of taking care of his things. देखो यहाँ पे भी फिर से पोइट ने दो चीज़ें बोली हैं। एक तो बोली कि मैं उसको नई बॉल नहीं दिलाऊंगा, अगर मैंने उसको नई बॉल दिलाई तो वैसे भी वो जो कनेक्शन था उसका पुरानी बॉल से वो इस नई बॉल से उसको नहीं होने वाला। लेकिन जो दूसरा रीज़न उन्होंने दिया वो बेटर रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि अगर मैंने उसको बॉल दिला दी तो वो जो अभी उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स एंड इवन द सेंस ऑफ बियरिंग द लॉस, ये जो आने वाला है ना वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी दूसरी बॉल में कहीं ना कहीं मस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। रेपिटेशन है, देखो यहाँ पे बॉल वर्ड रिपीट हुआ है, कैसे रिपीट हुआ है। बॉल यहाँ पे कहाँ पे है, आपको क्या यहाँ पे कोई बॉल वर्ड दो बार दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे रिपीटेशन थोड़ी ना है, नहीं है यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है कोई बॉल वर्ड का। दूसरे वर्ड का रिपीटेशन हो तो अलग बात है। देखो रिपीटेशन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जब दो कोई शब्द है ना एक बार एकदम आजू बाजू में आ रहे हो। इस लाइन में ऐसा कहीं भी नहीं है कि दो शब्द एकदम आ रहे हो आजू बाजू में, तो ये रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, नो रिपीटेशन। एंड यहाँ पे ये जो लिखा है ना एसेंडिटॉन, एसेंडिटॉन ये इंजैबमेंट है। इंजैबमेंट क्या है मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है। In a world of possessions, people will take balls. Yes, एक सेकेंड दिख रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस यानी कि जहाँ जिस धरती पर हम रहते हैं ना वहाँ पे हर इंसान को किसी ना किसी से बांधा हुआ है। आपको आपके मम्मी पापा से, आपके भाई बहनों से बांधा हुआ है, किसी को किसी से बांधा हुआ होगा। तो हम सब कोई बंधे हुए हैं, रिश्तों में बंधे हुए हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, यानी हम किसी ना किसी चीज़ को ओन कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ से हम इतने जुड़े हुए हैं, इतना लगाव है हमको उस दूसरी चीज़ से कि वो हमें अपनी चीज़ लगती है। आप बोलोगे ये मेरी मम्मी है, यानी कि आपको वो अपनी मम्मी अपनी ऐसा लग रहा है कि मेरी ओनिंग है वो। मम्मा बोलेंगे कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरे जो भी चाइल्ड है ना। आप अपने भाई बहन को बोलोगे ये मेरी बहन है, मेरा भाई बहन। तो यहाँ पे आप एक पोजेशन को ओन कर रहे हो, एक चीज़ ओन कर रहे हो, ऐसा फीलिंग दे रहा है यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे यही है कि ना वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट, लिटिल बॉय एंड नो वन बायज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। ही ये वाला कर रही हूँ मैं अभी, आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। यस, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होता है ज्ञान लेना, नॉलेज लेना। किस चीज़ का नॉलेज हो रहा है यहाँ पे? लॉस को सहन करने का नॉलेज मिल रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट नो वन डे। ये सच्चाई है दुनिया में कि हर कोई चीज़ जो है आपकी वो एक ना दिन आपसे दूर जाएगी। तो ये जो सच्चाई है ये हर किसी मैन को, हर किसी इंसान को, हर किसी आदमी को एक ना एक दिन सीखनी है कि यार ये जो चीज़ आज मेरी है ये मुझसे किसी ना किसी दिन दूर जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को सीखने का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ बचपन से हमें दिया है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड। देखो
यहाँ पे पोएट कहते हैं कि दैट बॉय हैज़ टू लर्न दैट इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट। बहुत से उसकी बिलोंगिंग्स हैं जिसको बेहद प्यार करता है, बेहद उसको पसंद करता है उन चीज़ों को, है ना। वो उसकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो उसके रिलेटिव्स हो सकता है कि नहीं, आई एम टेलिंग द सेम थिंग, लेकिन एक ना एक दिन उस चीज़ को, उस बच्चे को खोना ही होगा। ही पर्सोनिफाइज, अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आया है। बॉल इज, देखो यहाँ पे बॉल ना पर्सोनिफाई नहीं हो रही है ना। बॉल सिम्बलाइजेस बिलोंगिंग। मैं यहाँ पे फिर करेक्शन कर रही हूँ, सी ऑल द करेक्शंस आई एम डूइंग, ओके। पर्सोनिफिकेशन किस बात का, कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है। ही सिम्बलाइजेस द बॉल एज इज बिलोंगिंग। यहाँ पे सिम्बलाइज किया जा रहा है बॉल को, किससे सिम्बलाइज कर रहे हैं, किसी बिलोंगिंग से, किसी चीज़ से जो हम बिलोंग करते हैं। बी इट द वर्ल्डली थिंग और रिलेशनशिप्स ही इज इन पोजेशन ऑफ। वर्ल्डली थिंग यानी दुनिया की कोई भी चीज़ हो सकती है वो, या फिर कोई पोजेशन, कोई रिलेशन, कुछ भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हम सब एक रिश्ते से बंधे हुए हैं इस दुनिया में, तो वो रिलेशंस जो है जिनमें हम बंधे हुए हैं, हम उनकी केयर भी करते हैं, उन्हें हम प्यार करते हैं, उन रिलेशंस को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। तो जब वो चीज़ हमसे चली जाती है दूर, हमसे हमारे फैमिली मेम्बर्स या कोई भी दूर चला जाता है ना, तो वो हमारे दिल में एक बहुत बुरा एक इम्पैक्ट डाल के जाता है, घाव करके जाता है। सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर वॉट। अब वो कहते हैं कि इस बच्चे को उस बॉल के बिना रहना पड़ेगा, और बड़े होके इस बच्चे की या दुनिया में जो भी चीज़ें, उसकी एक ना एक दिन जो चीज़ें हैं वो खोएंगी। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, वो कोई रिलेशन हो सकता है, वो कोई भी हमारे फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो खोगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो लोग ही चले जाएंगे जब दुनिया से, है ना। तो जब ऐसा होता है तो हमें क्या उस ग्रीफ में वहीं है जहाँ, मतलब वहीं रह जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। उस ग्रीफ को लेकर के एक बोझ की तरह उसी जगह पर खड़े रहना चाहिए, या आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए ना। सो यहाँ पे कहते हैं, सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर व्हाट। ही सेज नो वन कैन बाई बैक सच थिंग्स फॉर हिम। अब फिर से वो चीज़ें नहीं आ सकती उसके लिए। एक बॉल तो आ सकती है, लेकिन बॉल को अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखो तो वो जो पोजेशंस हैं, जो बड़े होने के बाद कोई इंसान खोता है अपनी ज़िंदगी से, तो फिर वो चीज़ें नहीं आ सकती, और वो पैसों से आ जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। इफ़ इट डज बाई यू सम मटीरियलिस्टिक थिंग्स, स्टिल इट विल नॉट बी एबल टू बाई द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर आप कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ है, बॉल ही है, उसको पैसों से ख़रीद भी लो, तो वो जो यादें उस बॉल से जुड़ी होंगी, क्या वो नई बॉल से जुड़ी होंगी? नहीं जुड़ी होंगी। इसको अगर आप थोड़ा और इन डेप्थ लेके जाओ तो उसका मतलब ये है कि पैसा हमेशा इट डजंट प्लेज अ रोल, क्योंकि पैसा तब तक काम आता है जब तक यू आर परचेजिंग एंड सेलिंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। बट व्हेन दिस मैटर गोज बियॉन्ड द वर्ल्ड, व्हेन दिस मैटर गोज बियॉन्ड द अर्थ, इट गोज टू द गॉड। जब ये लेन देन का जो काम है ये भगवान के ऊपर जाता है ना, तो भगवान जब किसी चीज़ को ले लेता है तो वो फिर आपको नहीं देता, फिर वो ले ही लेता है उसको, है ना। He says that boy is learning how to stand up against the sense of losting thing. चीज़ें खो जाती हैं, लेकिन उस दुख को कोप अप करके आगे बढ़ना ज़रूरी है ना। दिस मीन दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है यहाँ पे, कि चीज़ें आती जाएंगी, जाती जाएंगी, है ना। हमारे जो आज बिलोंगिंग्स हैं वो एक ना एक दिन सब हमसे ख़त्म हो जाएंगी, एक दिन लॉस्ट हो ही जाएंगी वो सब चीज़ें, है ना। which states that you have to accept the miseries of life and stand up again. जो भी ज़िंदगी के दुख हैं उन सबको आपको सहन करके एक ना एक दिन आके खड़ा होना ही होगा. This is the truth which everyone has to learn in his or her life, the harsh truth of standing up against the old miseries of life that everyone has to be. ये ऐसे दुख हैं जो बहुत इन डेप्थ इम्पैक्ट डालते हैं आप पर, लेकिन आपको इनको कोप अप करके आगे बढ़ना होता है. ये हार्श ट्रुथ है लाइफ का, एक बहुत ही कड़वा सच है ये ज़िंदगी का, कि आज आप जिन लोगों के साथ बैठे हो वो कल होंगे नहीं होंगे नहीं पता.
लेकिन आपको दुख बनाना है, क्योंकि दुख तो होता है, मगर अपनी ज़िंदगी को उस दुख के इर्द गिर्द, उस दुख की पेरिफेरी में ही नहीं बांध लेना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस हैं। एलिट्रेशन, देखो एलिट्रेशन होता है जब भी कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा लेकिन वर्ड का पहला लेटर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, बाइज अ बॉल बैक, तो बाइज अ बॉल बैक में बी रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन। एजोनेंस है, वॉवल का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ई रिपीट हो रहा है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, ही में ई, लर्निंग में भी ई, वेल में भी ई, बिहाइंड में भी ई, डिस्परेट में भी ई, आइज में भी ई, तो यहाँ पे एक ई जो है मेजॉरिटी ऑफ द वोवल है। रिपीटेशन, बॉल वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, पीपल विल टेक बॉल, बॉल्स विल नेवर बी, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ऐसा कुछ है ना लाइन, तो वहाँ पे बी रिपीट हो रहा है। राइम स्कीम, यहाँ पे इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। एंजैबमेंट आप लोग पूछ रहे थे क्या होती है, लेट मी क्लियर यू दैट। ठीक हो गया, यस। So now we are talking about एंजैममेंट। अच्छा ये एक सेकेंड, स्पेलिंग मुझे गलत हो गई है, यहाँ पे भी एम आएगा, बी से पहले भी एम आएगा। एंजैममेंट क्या होता है, एंजैममेंट होता है जब भी किसी लाइन के एंड में, मान लो लाइन साइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा होता, कॉमा नहीं लगा होता, कोलोन नहीं लगा होता, सेमी कोलोन नहीं लगा होता, फुल स्टॉप नहीं लगा होता, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगा होता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता, तो जब भी आप किसी लाइन के एंड में देखोगे अगर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वहाँ पे एंजैममेंट लगा देना, लाइन 1 2 ऐसे नाम दे करके एंजैममेंट लगा देना। तो चलो मैं आपको उस पोएम में एंजैममेंट बताती हूँ, बुक से बताती हूँ क्योंकि बुक से ज़्यादा इजीली समझ में आएगा एंजैममेंट। बुक विजिबल है, बस मुझे ये दिखाना है, वेरी नाइस। तो देखो लाइन 1 में गौर करो, लाइन 1 में फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे लाइन 1 में नो एंजैममेंट, लाइन 2 में एंजैममेंट है, लाइन 3 में एंजैममेंट है, देखो देन के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तो 3 में भी एंजैममेंट है। 4 में एंजैममेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। 5 में एंजैममेंट नहीं है, यहाँ पे भी आखिर में पंक्चुएशन मार्क है। 6 में एंजैममेंट है, 7 हाँ 6 में है, फिर एक सेकेंड, 7th में भी एंजॉयमेंट है क्योंकि डाउन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, वेयर के बाद कोई भी एंजॉयमेंट, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं, ये भी एंजॉयमेंट है। 9th एंजॉयमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क है। 10th एंजॉयमेंट है, 10th एंजॉयमेंट है क्योंकि यहाँ पे नाउ के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। 11th भी एंजॉयमेंट है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इसी तरह से 11th भी है, इसी तरह से नहीं 11th नहीं 12th भी है, 11th भी है, 12th भी है, 11, 12, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16th है, 17th भी है, 18th नहीं है। एक बार देख लो मैंने सही से लिखा नहीं लिखा। 1 2 में है, 3 में है, 4 में नहीं, 5 में नहीं है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में नहीं है ना, 8 में है, 9 में नहीं है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, 13 में है, 14 में है, 15 में है। अरे एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ सही तो देखो यहाँ पे जो मैं लिखे ना इन सब में एंजॉयमेंट है। हो सकता है मैंने ना कोई मार्किंग गलत कर दी हो, मुझे ये लग रहा है कि मार्किंग गलत कर दी होकर,
तो वो देख लेना वैसे। लेकिन एग्जाम में मैंने आपको बताया दिया कि आखिर में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। मैंने ये तो देख लिया कि किन लाइन्स में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लेकिन जब मैं ये 1 2 3 4 ये लिख रही थी ना, यहाँ पे मार्किंग कर रही थी, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। दैट कैन बी द इशू। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करेंगे हम अभी की अभी, ठीक है। इनको तो हटाओ, ये तो मैंने आपको, हाँ ये सही है, इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो, आई थिंक आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। यहाँ पे मैंने बॉल पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कुछ मतलब एमसीक्यूज डाले हैं ऐसे ही, मतलब आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इनको करके। सो लेट मी टेल यू देयर आंसर्स। हु इज़ द पोएट ऑफ द बॉल पोएम? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉर्ज बेरमैन, रस्किन बॉन्ड, लेस्ली नॉरिस। जॉन बेरमैन है, लिखा भी है यहाँ पे, तो यही होगा। इन लाइन 3 4 विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड? लाइन 3 4 क्या थी? मैरिली वाली लाइन थी, मैरिली बाउंसिंग, है ना। तो मैरिली मैरिली वहाँ पे आपने देखा था 2 बार रिपीट हो रहा था 2 लाइन्स में, राइट। तो वहाँ पे हमारा NF हो रहा था। वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी था, वहाँ पर, हाँ पर्सोनिफिकेशन भी था। देखो मैं कंफ्यूज नहीं करती आपको, मैं फिर से बता देती हूँ वो चीज़ जो थी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यस, पॉइंट दिख रहा है? यस, इस पोएम में ये मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, 2 लाइन्स में मैरिली वर्ड आ रहा है ना 3 4 लाइन में। ये 3 4 लाइन है, 2 3 लाइन है, देखो 2 3 लाइन है, मैंने 3 4 लाइन लिख दी है। हाँ 3 4 ही तो है, हाँ 3 और 4। तो 3 4 लाइन्स में आपका क्या आ रहा है? आपका आ रहा है ये क्या कहते हैं, मैरिली मैरिली। दैट मीन्स एनेफोरा तो है ही। एनेफोरा यहाँ पे है क्योंकि 2 वर्ड्स 2 अलग लाइन्स में आ रहे हैं, लेकिन एकदम एडजेसेंट लाइन्स हैं वो, तो यहाँ पे एनाफोरा तो है ही। उसके अलावा यहाँ पे देखो मैरिली बाउंसिंग, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो बॉल को दी गई है, क्योंकि मैरिली बाउंसिंग बॉल नहीं कर सकती, खुशी खुशी बाउंसिंग वो नहीं कर सकती, ये ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है। बस इतनी सी बात बतानी थी। तो एनाफोरा यहाँ पे ऑप्शन एनाफोरा करोगे, पर्सोनिफिकेशन होता तो वो करते। What is the reaction of the boy when he loses his ball? He stands rigid, he is trembling, he is staring down, all of the above. इसका all of the above होगा। लाइन आपको याद होनी चाहिए सभी पॉइंट की। मीनिंग ऑफ इंट्रूड, इंट्रूड का मीनिंग क्या होता है? इंट्रूड यहाँ पे आया था ना कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड यानी मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, ये सब जो सीन चल रहा है मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। वाई, यहाँ पे भी आ गया आपका इंट्रूड मतलब इंटरफेयर। What does the ball cost? बॉल की कॉस्ट क्या है? अ डाइम, डाइम तो अ डाइम यानी 1 डाइम। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? टू बियर द लॉस, है ना। 4 ऑप्शंस हैं, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी काम, लेकिन यहाँ पे जो मेन रीजन हो गया वो टू बियर द लॉस। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे कुछ हैं, ये सम पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये नॉट ऑल वो होंगी ना, तो मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में पर्सोनिफिकेशन सारे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो शेयर करूँगी। इस पोएम की कुछ पोएटिक डिवाइसेस यहाँ लिखी हैं मैंने, कुछ मैं लिखना भूल गई होंगी, यहाँ पे और लिखनी थी मुझे, मैं भूल गई। यहाँ पे सम है और आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने आपको वैसे ना जब भी मैं पोएम्स करवाती हूँ पोएटिक डिवाइस ढंग से समझाती तो हूँ, तो आप मुझे जो मैंने छूट गई हैं मुझसे इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस वो नाम लिख के दे देना, ठीक है। बाय बाय।